नेपाल की राजनीति को समझना इन दिनों ऐसा हो गया है जैसे बिना गूगल मैप्स में काठमांडू की पुरानी गलियों में रास्ता ढूंढना। कभी दाएं मुड़ो तो गली बंद, कभी बाएं मुड़ो तो ट्रैफिक जाम, और कभी बीच में ही कोई चाय वाला रोक ले कि भैया एक कप चाय पी लो। यानी हर कदम पर अनिश्चितता और हर मोड़ पर नया ड्रामा। पिछले कुछ महीनों से नेपाल का राजनीतिक माहौल बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। सड़कों पर उबाल, संसद में हंगामा और सोशल मीडिया पर मीम्स। गुस्से की असली वजह क्या थी? वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और सबसे ज्यादा गुस्सा उस इंटरनेट बैन पर जिसने जेंजी को तिलमिला दिया। अब सोचिए ना, इंस्टा रील और टिकटॉक वाली पीढ़ी को अचानक कहा गया है कि भाई अब तुम चुप रहो, सोशल मीडिया बंद हो गया है। ये वैसा ही था जैसे किसी बच्चे के हाथ से उसका स्मार्टफोन छीन कर बोल दिया गया हो कि अब खिलौने से खेलो। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कॉलेज से लेकर कैफे तक और कैफे से लेकर संसद भवन तक हर जगह युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। नारेबाजी शुरू हुई, गाने गाए गए, सड़कों पर तख्तियां लहराई गई और सबने मिलकर कहा बस अब और नहीं। सरकार की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो पहले भी कई बार सत्ता संभाल चुके थे और उतनी ही बार विवादों में घिरे थे, आखिरकार इस्तीफा देकर निकल लिए। और कितने आराम से बोल गए कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, जनता किसी और को बुला ले। जैसे ही ओली गए, सवाल उठा कि अब कुर्सी संभालेगा कौन? कौन है वो चेहरा जिस पर जनता भरोसा कर सकेगी? कौन है वो इंसान जो ना तो किसी पार्टी की कठपुतली हो और ना ही किसी माफिया के साथ जुड़ा हो? इसी वक्त आंदोलनकारियों ने एक नाम आगे किया। नाम था सुशीला कार्की। अब आप पूछेंगे ये कौन है? विराटनगर में पैदा हुई, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री ली और फिर कानून की पढ़ाई कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और पहुंची भी ऐसे कि नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। उनकी पहचान बनी ईमानदारी की, शक्ति की और सबसे ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली छवि की। एक ऐसी महिला जो ना तो सत्ता की गुलाम रही और ना ही पैसे की लालच में झुकी। अब जब जनता नेता ढूंढने के बजाय एक जज को पीएम की कुर्सी पर बैठाना चाह रही थी, तो उनका नाम सबसे ज्यादा ऊपर आया। आंदोलनकारी युवा बोले, हमें नेता नहीं, अब हमें जज चाहिए। यही मांग पहुंची राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल तक। और फिर 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ने सुशीला कार्की को बुलाकर शपथ दिलाई। और इस तरह नेपाल ने अपनी पहली प्रधानमंत्री देख ली। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये इतिहास पलटने का एक पल था। पहली बार नेपाल ने कहा, माई लीडर इज अ वुमेन। अब जरा सोचिए ना, एक ऐसा देश जहां राजनीति हमेशा पुरुषों के हाथ में रही हो, वहां अचानक एक महिला प्रधानमंत्री बन जाए। ये तस्वीर जितनी शानदार है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। क्योंकि कुर्सी पर बैठना भले ही आसान है, लेकिन उसे संभालना उससे ज्यादा कठिन। और यही असली कहानी है सुशीला कार्की के सामने खड़ी जिम्मेदारियों की। सबसे पहले उन्हें राजनीतिक स्थिरता लानी होगी। आज नेपाल की संसद में दल बटे हुए हैं, नेता आपस में लड़ रहे हैं और जनता नाराज है। ऐसे माहौल को कूल करना आसान नहीं होगा। और दूसरी जिम्मेदारी है चुनाव, क्योंकि अंतरिम सरकार का मकसद ही यही है कि नए चुनाव कराए जाए, और वो भी निष्पक्षता के साथ। अगर चुनाव में गड़बड़ हुई तो जो भरोसा जनता ने उन पर जताया है वो फिर एक बार टूट जाएगा। और तीसरा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। वही मुद्दा जिसने युवाओं को सड़क पर उतरने से मजबूर कर दिया। अब अगर भ्रष्टाचार ही खत्म ना हो, नेताओं पर कार्रवाई ना हो, तो सोचिए ये घोटाले की जांच आगे कैसे बढ़ेगी? तो आंदोलनकारियों का गुस्सा फिर टूट पड़ेगा। अब चौथी जिम्मेदारी है आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच। सोशल मीडिया बैन से लेकर लाठियों तक जो कुछ हुआ उसकी पारदर्शी जांच की जाए, ताकि जनता को लगे कि न्याय हो रहा है। और पांचवी सबसे बड़ी चुनौती है जेंजी की उम्मीदें। सोचिए, वो पीढ़ी जिसने मीम्स बनाकर सरकार गिरा दी, वो अब हर रोज सोशल मीडिया पर सवाल पूछेगी कि मैडम पीएम आपने आज क्या किया? उनके सवालों से बचना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ एक और पेच है। सुशीला कार्की नेता नहीं है, वो जज रही हैं। और जज का काम है फैसला देना, लेकिन एक नेता का काम होता है सबको साथ लेकर चलना। जज कह सकती हैं कि कानून यही कहता है, फैसला यही होगा, लेकिन राजनीति में आपको विपक्ष भी मानना है, सहयोगी भी जोड़ने हैं और समझौते भी करने पड़ेंगे। और यही उनकी असली परीक्षा होगी। जनता कह रही है, भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजो, पारदर्शिता लाओ, नौकरियां दो, बेरोजगारी को खत्म करो। लेकिन राजनीति कह रही है कि धीरे चलो, हमें भी हिस्सेदारी दो, हमें भी सत्ता चाहिए। और इस टकराव के बीच उन्हें रास्ता निकालना होगा। अब यहाँ पड़ोसी भी खेल में है।
भारत और चीन दोनों की नजरें जो हैं वो फिलहाल नेपाल पर हैं। भारत चाहेगा कि नेपाल में स्थिरता बनी रहे, सीमा पर शांति रहे, लेकिन चीन वहीं ये चाहेगा कि नेपाल उसके और करीब आए ताकि दक्षिण एशिया में उसका दबदबा और मजबूत हो जाए। और कार्की को करना क्या होगा? उनको बैलेंस बनाना होगा। अगर इधर झुकेंगी तो उधर नाराजगी होगी, और अगर उधर झुकेंगी तो इधर कई सवाल उठेंगे। यानी राजनीति सिर्फ घरेलू नहीं है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं जनता के मूड की। नेपाल की सड़कों पर अभी भी उबाल है। लोग देख रहे हैं कि नई प्रधानमंत्री सच में बदलाव लाएंगी या फिर सिर्फ किताबों में नाम दर्ज कराएंगी। इतिहास में नाम तो पहले ही दर्ज हो गया है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल है कि क्या ये नाम सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाएगा या फिर कोई काम भी होगा। अब अगर लल्लन टॉप स्टाइल में पूछे तो यही सवाल है कि क्या सुशीला कार्की सिर्फ पोस्टर की पीएम होंगी या फिर असली मैदान में कुछ करती नजर आएंगी। क्योंकि जनता के हिसाब से अब डेडलाइन शुरू हो चुकी है और हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने उनसे उम्मीदों का हिसाब लिया जाएगा। अब जरा सोचिए ना, अगर उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव करा दिए, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करा दी, जनता को पारदर्शिता का भरोसा दिला दिया, तो ये कहानी सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे विश्व में देखी जाएगी। ये पूरी दक्षिण एशिया के लिए सबक बनेगी कि न्याय की छवि सत्ता पर बैठे तो बदलाव मुमकिन है, लेकिन अगर वो असफल हुई, अगर राजनीति के दबाव में झुक गई, अगर वादे पूरे नहीं कर पाई, तो ये भी याद रखा जाएगा कि उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं, निराश भी उतनी ही गहरी होती हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सुशीला कार्की का नाम अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है। एक महिला जो कभी कोर्ट रूम में फैसले सुनाती थी, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पूरे देश को दिशा दिखा रही है। अब आगे का अध्याय आने वाले वक्त में लिखा जाएगा, पता चलेगा कि क्या होता है। और पूरा नेपाल सांस रोक के देख रहा है कि न्याय की ये छवि सत्ता पर बैठकर किस दिशा में कदम बढ़ाती है। और यही है असली कहानी, जो बताती है कि जब जनता जागती है तो इतिहास बनता है, जब जेंजी सड़क पर आते हैं तो कुर्सियां हिल जाती हैं, और जब न्याय की छवि राजनीति में उतरती है तो उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। और आप अभी नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट को लेके क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।